अब अगर कोई रेसलर WWE के अंदर पूरा साल रेसल कर रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है वो किसी ओपोनेंट के साथ एक से ज्यादा मैचेस तो देता है। पर WWE के अंदर कई बार ऐसे भी मैचेस हमें देखने को मिले हैं जो कि सिर्फ एक ही बार हुए हैं। अब इसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं, जैसे कि वो अगर जो रेसलर उस मैच के अंदर कंपीट कर रहा है वो पार्ट टाइम बेसिस पर रेसल करता है, नहीं तो WWE ने बिना किसी फ्यूड के इस मैच को रैंडमली डाल दिया था। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के कुछ उन वंस इन अ लाइफ टाइम मैचेस के बारे में। और WWE ने इससे पहले भी वंस इन अ लाइफ टाइम करके रॉक और जॉन सीना के मैच को बिल्ड करा था, पर वो अगले साल भी हो गया था। इसके कारण वो वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं, वो ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम हो गया था। पर आज हम सिर्फ उन मैचेस के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ एक ही बार हुए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए और आप लोगों को चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। इसी के साथ नंबर 10 पर आते हैं कर्ट एंगल वर्सेस बटिस्टा। अब ये फ्यूड अगर किसी पेपर व्यू पर हो जाए ना तो आसानी से WWE के लिए बहुत ज्यादा पैसे छाप सकते, क्योंकि ये दोनों ही रेसलर्स रूथलेस अग्रेशन एरा के मेगा स्टार्स रहे हैं। और ये बात हम सभी जानते हैं कि कर्ट एंगल किसी के साथ भी बहुत बढ़िया मैच डिलीवर कर सकते हैं, और बटिस्टा को अगर किसी बढ़िया रेसलर के साथ बुक करा जाए तो वो उसके साथ भी एक बढ़िया मैच डिलीवर कर सकते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इन दोनों के बीच में आज तक सिर्फ एक ही मैच हुआ था, और ये हुआ था मंडे नाइट्रो के 2 जून 2005 वाले एडिशन के अंदर। और ये मैच बहुत छोटा था पर इन रिंग एक्शन बहुत ही तगड़ा था, और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है जब ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर देते हैं। और इस मैच के कुछ ही टाइम बाद बटिस्टा को WWE स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट कर देते हैं और कर्ट एंगल मंडे नाइट रॉ पर ही रहते हैं। पर अगर भाई WWE इन दोनों को सेम ब्रांड के ऊपर कुछ महीना और रख देती ना तो ये बात पक्की है कि इन दोनों के बीच में हमें कोई ना कोई एक फ्यूड जरूर देखने को मिलती। इसी के साथ नंबर 9 पर आते हैं रोमन रेंज वर्सेस डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक इतना बड़ा मैच जो कि ग्रैंडेस्ट स्टेज के ऊपर होना चाहिए, ये इन तीनों के बीच का जो मैच है ना भाई, एक ब्लॉकबस्टर मैच है जिसको समर स्लैम नहीं तो रेसलमेनिया में तो होना ही चाहिए। पर इसके बावजूद भी WWE ने इस मैच को अपने बैटल ग्राउंड पेपर व्यू के अंदर कराया था। अब वैसे तो भाई इन तीनों के बीच का जो ये मैच है ये FCW के अंदर भी हुआ था, पर उस टाइम पर ये तीनों ही बहुत यंग थे और लो कार्ड टैलेंट थे, और ये इन तीनों के बीच का एक इकलौता मैच है जो कि WWE के अंदर कभी हुआ था। और इसके अलावा इन तीनों के बीच में आज तक किसी हाउस शो के अंदर भी कोई मैच नहीं हुआ। और अगेन एक ऐसा बड़ा मैच जो कि विंस मैकमैन के टाइम पर हुआ था, पर विंस ने फिर भी इस मैच को किसी बड़ी जगह पे कराने की जगह किसी नॉर्मल से पेपर व्यू के अंदर करा दिया। इसी के साथ नंबर 8 पर आते हैं शॉन माइकल्स वर्सेस हल्क होगन। अब किसी को अगर ये टर्म देने ना आइकॉन वर्सेस आइकॉन, तो इन दोनों के मैच को देनी चाहिए, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि इन दोनों का रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है, और ये दोनों ही अपने टाइम के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो साल 2005 की समर स्लैम के दौरान WWE ने इन दोनों के इस मैच को बुक करा था। अब वैसे तो WWE ने प्लान करा था कि इन दोनों के बीच में एक से ज्यादा मैचेस होंगे, पर हल्क होगन भाई हम सभी जानते हैं, हल्क होगन ने कहा कि वो एक मैच के लिए वापस आए हैं। बेसिकली बात यह है कि हल्क होगन शॉन माइकल्स से हारना नहीं चाहते थे, और शॉन माइकल्स को भाई उनका ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके कारण शॉन माइकल्स ने इस मैच के अंदर हर छोटी से छोटी चीज को बिल्कुल ओवर सेल करके दिखा और बिल्कुल फनी मैच दिया। पर इसके बावजूद भी जो इन दोनों के बीच की जो फ्यूड थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, क्योंकि अपने रिटर्न के बाद शॉन माइकल्स ने अपना पहली बार हील टर्न करा था, और उन्होंने इस टाइम पर कुछ अपने वन ऑफ द बेस्ट प्रोमोज दिए थे। इसी के साथ नंबर 7 पर आते हैं रोमन रेंज वर्सेस बटिस्टा। रोमन रेंज वर्सेस बटिस्टा WWE के अंदर एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फ्यूड हो सकती थी, और ये WWE के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे छाप सकती थी। पर प्रॉब्लम यह है कि WWE ने कभी भी इन दोनों के बीच में एक भी सिंगल्स प्रोग्राम नहीं करवाया। और फिर साल 2014 के टाइम पर जब बटिस्टा एक पार्ट टाइमर थे और रोमन रेंज उस टाइम पर मेन रोस्टर पर नए आए थे, उस टाइम पर WWE ने इन दोनों के बीच में एक 1-on-1 मैच करवाया था। और ये उस टाइम की बात है जब WWE के अंदर शील्ड और एवोल्यूशन के बीच में राइवलरी चल रही थी, और ये मैच होता है मंडे नाइट रॉ के साल 2014 वाले एडिशन के अंदर। और ये मैच बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की फैक्शंस इस मैच के अंदर इंटरफेयर करती हैं, जिसके कारण ये मैच खत्म हो जाता है। अब वैसे तो WWE ने रोमन रेंज को इस मैच के कुछ महीने बाद पुश करा था, और उस टाइम पर बटिस्टा ने WWE को छोड़ दिया था, और इसी के साथ एक ऐसा ब्लॉकबस्टर मैच WWE के हाथ से चला गया। इसी के साथ नंबर 6 पर आते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज वर्सेस केविन ओवेंस। अब एज ने अपने फाइनल WWE रन के दौरान कई सारे ड्रीम मैचेस दिए थे, जैसे कि रोमन रेंज के साथ सेथ रॉलिंस और फिन बैलर। पर एक ऐसा मैच जो कि फैंस देखना चाहते थे वो था केविन ओवेंस वर्सेस द एज। बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच WWE के अंदर एक ही बार होता है, और ये होता है WWE के एक लाइव इवेंट के अंदर जो कि हुआ था साल 2021 के अंदर, जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को फेस करा था एक स्टील केज मैच के अंदर। और फैंस के अकॉर्डिंग जो कि उस लाइव इवेंट के अटेंडेंस के अंदर थे, उनका यही कहना था कि ये मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। पर अब दी रेटेड आर सुपरस्टार एज AEW के अंदर है, और वहां पर वो अपने फुल टाइम रेसलिंग करियर के अंदर है, और उनका ये भी कहना है कि रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर ये उनका फाइनल रन होने वाला है। तो शायद ये मैच हमें कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ नंबर 5 पर आते हैं ट्रिपल एच वर्सेस डैनियल ब्रायन। अब हमने कई सारे ड्रीम मैचेस रेसलमेनिया के अंदर होते हुए देखे, और ये बहुत ज्यादा रेयर है कि रेसलमेनिया के अंदर कोई भी फ्यूड हो रही है तो उसके बीच में सिर्फ एक ही मैच हो। पर रेसलमेनिया 30 का जो ओपनिंग मैच था जो कि था ट्रिपल एच वर्सेस डैनियल ब्रायन, और ये इन दोनों के करियर में ऐसा पहली बार हो रहा था, और ये इन दोनों का ओनली मैच था जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ रेसल करा था, और ये WWE के वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक है। और उस टाइम पर ट्रिपल एच का जो हील वर्क
वर्क था वो तो था ही भाई बहुत ज्यादा ग्रेट, और डेनियल ब्रायन का बेबी फेस वर्क भी। इसी के साथ भाई ये बहुत कमाल का मैच था। और फिर WWE ने भाई इस रीमैच को बुक करा था रेसलमेनिया के अगले नाइट वाली मंडे नाइट रॉ पर कई सारी इंटरफेरेंसेस के कारण वो मैच नो कॉन्टेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ नंबर 4 पर आते हैं द रॉक वर्सेस एडी गुरेरो। अब मंडे नाइट रॉ के साल 2002 वाले एडिशन में जहां पर WWE ने एक रैंडम एपिसोड पे द रॉक और एडी गुरेरो के इस ड्रीम मैच को बुक करा था, और ये मैच भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। और ये WWE की हिस्ट्री में इन दोनों का आज तक का एक इकलौता मैच है जहां पर इन दोनों ने कभी एक दूसरे को एक ही रिंग के अंदर फेस करा था, और इन दोनों के बीच की जो इन रिंग केमिस्ट्री थी भाई वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। और इन दोनों ने उस नाइट पर अपना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच डिलीवर करा था। और उस मैच के अंदर द रॉक के रॉक बॉटम का काउंटर जो भाई एडी गुरेरो ने करा था वो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। और इसके अलावा भी इस मैच के अंदर और भी चीजें थी वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। और इस मैच से एडी गुरेरो ने भाई ये बात साबित कर दी थी कि वो एक मेन इवेंट सुपरस्टार है। और द रॉक ने भी भाई साल 2019 में इंस्टाग्राम पे इस मैच को प्रेज करा था, और उन्होंने बताया था कि कैसे वो उनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस में से एक है। और उन्होंने एडी गुरेरो को भी प्रेज करा कि कैसे वो एक इतने बढ़िया रेसलर है। इसी के साथ नंबर 3 पर आते हैं RVD वर्सेस शॉन माइकल्स। अब वैसे तो भाई एक दूसरे को रियल लाइफ में शायद इतना पसंद नहीं करते होंगे, पर बात करें अगर इनकी इन रिंग परफॉर्मेंस की तो भाई ये अनमैचेबल है। अब मंडे नाइट रॉ के 25 नवंबर 2002 वाले एडिशन के अंदर WWE ने इस ड्रीम मैच को डिलीवर करा था, जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार एक ही रिंग के अंदर फेस करा था। और उस टाइम पर शॉन माइकल्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे, और इन दोनों ने भाई 8 मिनट का बहुत बढ़िया मैच डिलीवर करा था। पर ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ट्रिपल एच इस मैच के अंदर आकर इंटरफेयर कर देते हैं, और फिर RVD इस मैच को जीत जाते हैं। और इन दोनों के बीच की फ्यूड भाई बहुत ही ज्यादा क्लासिक हो सकती थी, और सभी फैंस इन दोनों के बीच में एक मैच और देखना चाहते थे। इसके बाद भी इन दोनों के बीच में कई सारे टैग मैचेस होते हैं, पर इन दोनों के बीच में एक दूसरा मैच आज तक कभी भी नहीं हुआ। इसी के साथ नंबर 2 पर आते हैं जॉन सीना वर्सेस जेफ हार्डी। अब मंडे नाइट रॉ के साल 2008 वाले एडिशन के अंदर WWE ने इस ड्रीम मैच को आउट ऑफ नोवेयर बुक कर दिया था। और उस टाइम पर जेफ हार्डी भाई WWE के अंदर एक टॉप स्टार थे, और उनकी पॉपुलैरिटी भाई उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा थी। और जॉन सीना तो थे ही भाई WWE के फेस, तो वो वैसे भी एक टॉप स्टार थे। और ये इन दोनों के बीच का आज तक का एक इकलौता मैच है जहां पर इन दोनों ने कभी एक दूसरे को फेस करा था। और इस मैच को WWE की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से गिना जाता है, जो कि WWE के किसी वीकली शो के ऊपर हुआ था। और क्योंकि भाई इन दोनों के रेसलिंग स्टाइल्स बिल्कुल ही अलग थे, जिसके कारण इन दोनों ने एक ग्रेट मैच डिलीवर करके दिया। अब वैसे तो जॉन सीना उस मैच को जीत गए थे, पर हार्डी ने भाई इस पूरे मैच के अंदर शाइन करा, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि उन्हें क्यों बेस्ट कहा जाता है। और क्योंकि उस टाइम पर भाई ये दोनों के दोनों बेबी फेसेस थे, तो बहुत ही मुश्किल है कि इन दोनों के बीच में कोई फ्यूड डाली जाए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को हील बनना पड़ता। पर कुछ भी कहो भाई ये ड्रीम मैच आखिरकार WWE के अंदर हुआ तो था। और इसी के साथ नंबर 1 पर आते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस CM पंक। अब ये मैच भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, और जिस टाइम पर इस मैच को बुक करा गया था उस टाइम पर फैंस के मन में कई सारे ऐसी बातें थी, जैसे कि ब्रॉक लेसनर का उस टाइम पर जो स्टेटस था कहीं वो CM पंक को उस मैच के अंदर स्क्वॉश ना कर दे। पर ये बात सभी जानते कि ब्रॉक लेसनर स्मॉल ओपोनेंट्स के साथ बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर कर सकते हैं। और CM पंक तो भाई उस टाइम पर क्लासिक आफ्टर क्लासिक डिलीवर करते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसी साल जॉन सीना के साथ मंडे नाइट रॉ पर एक मैच डिलीवर करा था, और साथ ही साथ रेसलमेनिया के अंदर अंडरटेकर के साथ। और ये इन दोनों के बीच का जो मैच था ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, और जैसा कि सभी ने एक्सपेक्ट करा था ये उससे भी ज्यादा बढ़िया था। अब वैसा तो CM पंक भाई इस मैच को हार गए थे, पर ब्रॉक लेसनर ने जो इस मैच के अंदर सेलिंग करी थी ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, और उन्होंने CM पंक को एक लेजिट रेसलर की तरह दिखाया था। पर इस मैच के कुछ महीने बाद ही साल 2014 की शुरुआत में CM पंक WWE को छोड़कर चले जाते हैं, और ये मैच जिसको फैंस दोबारा देखना चाहते थे ये कभी नहीं हो पाता है। अब साल 2023 के अंदर CM पंक ने अपना WWE के अंदर रिटर्न तो कर लिया है, पर ब्रॉक लेसनर के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं जिसके कारण वो एब्सेंट है, तो इस मैच की दोबारा से होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा कम है। पर शायद कभी अगर ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर वापस आ जाए तो ये मैच हमें कभी ना कभी तो देखने को मिल सकता है। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा भाई, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा, तो इसीलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।